ज्योग्राफी कर रहे थे हम, मानसून कर रहे थे उसमें, ठीक है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ना हमने अल नीनो दक्षिणी दोलन का प्रभाव। किसका प्रभाव भाई? मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका, अल नीनो का और दक्षिणी दोलन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ना है। पहले एक बार डायग्राम देख लीजिए। भारत का मैप है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना रखा उसने, ये बना रखा है। साथ में 40 डिग्री, ध्यान रखना आपने, 40 बना रखा है। यहां से आपकी जेट प्रवाह की मुख्य धारा जा रही है, ये दिख रही है, हिमालय के नीचे से। और जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में कैसे जा रहा है, ये वाला रूट है उसका, ठीक। अब अल नीनो एक उष्ण महासागरीय धारा है। अल नीनो क्या, गर्म है। उष्ण मतलब होता है क्या, गर्म। गर्म महासागरीय धारा है, ओशियनिक करंट बोलते हैं। महासागरीय धारा को क्या बोलते हैं, ओशियनिक करंट। जो दिसंबर माह में पेरू के सहारे, पेरू एक देश है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, बाईं तरफ पड़ता है, साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका के बाईं तरफ पेरू देश है, उसके तट के सहारे प्रवाहित होती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि 180 किलोमीटर दूर प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर दूर? यह धारा इस तट के सहारे, यह धारा इस तट के सहारे सामान्य तौर पर वर्ष भर प्रवाहित होने वाली शीतल पेरू या हम्बोल्ट लानीना धारा को अपदस्थ कर देती है। कल मैंने बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियनिक करंट्स होंगी वो कैसे में होंगी, एंटी क्लॉकवाइज में होंगी। तो मैंने कहा 0 डिग्री इक्वेटर से एंटी क्लॉकवाइज होते हुए वो किस तरफ जाती है, साउथ अमेरिका के बाईं तरफ से जा रही होती है, और ठंडी धारा होती है जिसको पेरू की धारा बोलते हैं। पेरू की धारा का नाम मैंने कहा था यूपीएससी में क्वेश्चन बना कि किस महासागरीय धारा का नाम एक महान ज्योग्राफर के नाम पर है। तो क्योंकि आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो हम्बोल्ट के नाम पर पेरू की ठंडी धारा का नाम क्या है, हम्बोल्ट करंट है। क्या है? साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि पेरू की जो ठंडी धारा है ये हम्बोल्ट करंट है, उसी के कारण संसार का ड्राइस्ट डेजर्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, अटाकामा डेजर्ट, जो कि चिली के ऊपरी भाग में है, उत्तर में है, वो है, ठीक है। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं एक और डेजर्ट पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में, पैटागोनिया। क्या बोलते हैं, बड़ा पथरीला डेजर्ट है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं, और भी कारण होते हैं डेजर्ट होने के, बट एक जो बड़ा कारण है वो पेरू की ठंडी धारा, जो कि नीचे से ही ठंडी होते हुए चल रही है। वो धारा क्या है आपकी, उस धारा को अपदस्थ कर देती है। कौन अपदस्थ कर देती है, मतलब हटा देती है, कौन, ये वाली अल नीनो करंट। पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट करंट को अल नीनो करंट क्या कर देती है, उसके अपदस्थ का मतलब वैसे ही होता है पद से हटाना, यानी जिस रास्ते पर वो जा रही थी उसको क्या कर देती है, क्योंकि वो ऐसे में जा रही है पेरू की धारा, और वो कैसे में आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आ रही है तो इसीलिए काउंटर करंट भी बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि अल नीनो जो है वो क्या है, साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट का ही भाग है। किसका? ये भी बताया गया था कि वो क्योंकि इक्वेटर के आसपास से होकर आ रही है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो यानी इक्वेटर के दक्षिणी भाग से आ रही है। प्लैंक्टन्स लेके आती है, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि मछलियों का भोजन होता है, ठीक है। तो मछलियां क्या करती हैं, मछलियां जमा होती हैं उस भोजन को प्राप्त करने के लिए, पर क्योंकि सागरीय गहराई बहुत ज्यादा है, ट्रेंच वगैरह है वहां पर, इस वजह से बहुत ज्यादा मत्स्यन नहीं होता है, जैसा कि हमने और जगहों पर पढ़ा है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो गल्फ स्ट्रीम और न्यू फाउंडलैंड, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट का जहाँ पर संगम होता है उसको ग्रैंड बैंक कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। मत्स्य उद्योग क्या है, बहुत चरम पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गहराई ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन, तो एंडीज पढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि जब फोल्डेड माउंटेन बनता है तो उसके बगल में एक ट्रेंच भी दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? ट्रेंच भी दिखेगा। और ट्रेंच मतलब क्या होता है, खड होता है। और सागरीय खड कितने किलोमीटर गहरे हो सकते हैं, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर तक के खड हमें कहाँ दिखे हैं, दिखे हैं? याद आया? मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, पैसिफिक ओशन नियर फिलीपींस, देखा है ना।
ऐसे ही ट्रेंच वाला पार्ट है आपके, कहा एंडीज के ही पैरेलल में एक ट्रेंच चल रहा है आपका, तो उस तरफ मैंने कहा सागरीय गहराई, महासागरीय गहराई ज्यादा होने के कारण मत्स्य उद्योग ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, आगे। सामान्य दशाओं में पूर्वी प्रशांत, सामान्य दशाओं में पूर्वी प्रशांत पेरू एवं इक्वाडोर के पास का जल शीतल एवं उथला, शीतल एवं उथला तथा पश्चिमी प्रशांत इंडोनेशिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण एवं गहरा होता है। आपको बार बार ना एटलस खोल के रखना है, वर्ल्ड मैप पे देखना है। अगर ये इंडोनेशिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है तो वहां पर कैसा होता है, उष्ण एवं गहरा होता है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून सशक्त रहता है, इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या रहता है, सशक्त रहता है। परंतु अल नीनो के प्रभाव से यह क्रम उलट जाता है, यानी पूर्वी प्रशांत, यानी पूर्वी प्रशांत गर्म और पश्चिमी प्रशांत शीतल। पैसिफिक ओशियन को ग्लोब पर देखें, किस पर देखें, ग्लोब पर देखेंगे आप। पैसिफिक अगर आप मैप पे देखेंगे, मैप पे जल्दी से समझ में नहीं आएगा, इसको लगा देता हूं मैं। पैसिफिक ओशियन आपकी तरफ कर रहा हूं, ये पैसिफिक ओशियन है। अब देखिए इसमें पूर्वी पैसिफिक कहां पर है और पश्चिमी पैसिफिक कहां पर है, दिख गया भाई? पश्चिमी प्रशांत आपको इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और पूर्वी पैसिफिक किस तरफ दिखाई दे रहा है, किस तरफ दिखाई दे रहा है? साउथ अमेरिका वाली साइड में, साउथ अमेरिका के पश्चिमी साइड में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी साइड में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। उसी की बात कर रहा है कि इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून सशक्त, परंतु अल नीनो के प्रभाव से यह क्रम उलट जाता है, पूर्वी प्रशांत गर्म हो जाता है और पश्चिमी प्रशांत शीतल। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाता है। ये स्टेटमेंट आपके, इनको समझना है, रटना नहीं है। जब ये समझ में आएंगे, यूपीएससी में स्टेटमेंट करके देगा, और जब स्टेटमेंट बना के देगा तो आपने बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। क्लियर हुआ? ठीक है। भारत में वर्षा की कमी से सूखे की संभावना बढ़ जाती है, इसी को आगे बता रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ेगा तो भारत, क्योंकि मानसून पर ही निर्भर रहता है, भारत की जो जलवायु है वो किस पर निर्भर रहती है, मानसून पर रहती है, इसलिए भारत में वर्षा की कमी होगी, सूखे की संभावना बढ़ जाती है ना। इससे अल नीनो प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हल्का सा देखिए, अब अगर सूखा पड़ेगा तब क्या करेगा भारत? इसीलिए एफसीआई के गोदाम भरे जाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सुना होगा आपने। हमारे पास हमेशा सरप्लस में रहता है, क्या रहता है? ऐसा नहीं होगा कि अगर कभी सूखा पड़ गया तो बिल्कुल भुखमरी हो जाएगी। सूखा पड़ेगा तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास क्या है, एफसीआई के गोदाम भंडार हैं, जल्दी से हमें क्या नहीं होगा। पता नहीं कितने हजार, कितने लाख टन तो हमने अफगानिस्तान को भेजा है, अभी इतना है हमारे पास। क्या है? अभी हमने अनाज भेजा है। तालिबान ने भी तारीफ की है भारत की कि भाई भुखमरी हो गई थी नहीं तो, और हमने भेजा, पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया, हमने कहाँ से भेजा फिर? चाबहार बंदरगाह से भेजा हमने, ईरान से होते हुए भेजा। इतना है हमारे पास, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर अल नीनो प्रभाव कभी होता भी है, और अगर वैसे तो 2-3 सालों तक नहीं चलता है, 3-4 साल तक भी चलेगा तो पर्याप्त है भारत के पास। चलो आगे, दक्षिणी दोलन से अभिप्राय। अब दक्षिणी दोलन क्या होता है? ऑसिलेशन बोलते हैं दोलन को, दक्षिणी मतलब सदर्न ऑसिलेशन। से अभिप्राय यह है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच सी सॉ प्रतिरूप का पाया जाना। सी सॉ एक खेल होता है बच्चों का, एक ऊपर जाता है तो दूसरा बच्चा नीचे, नीचे वाला बच्चा ऊपर तो उधर वाला बच्चा नीचे, सी सॉ। सी सॉ क्यों बोल रहा? वायुदाब एक पर ज्यादा है तो दूसरे पे कम है। जब पैसिफिक पर ज्यादा है तो इंडियन ओशन पे कम है, जब इंडियन ओशन पर ज्यादा है तो पैसिफिक पर कम है। सी सॉ जैसा प्रतिरूप पाया जाता है। ऐसा देखा गया कि जब प्रशांत महासागर में वायुदाब ऊंचा होता है तो हिंद महासागर में कम होता है। इसके विपरीत यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब पैसिफिक ओशन में कम होता है तो इंडियन ओशन में ज्यादा होता है, ठीक है। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान वैज्ञानिक सेवा के महानिदेशक सर गिलबर्ट वॉकर का नाम हाईलाइट करना है आपने।
1924 में दी गई। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप SOI, दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप SOI, ताहिती मध्य प्रशांत 18 डिग्री, 149 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, एवं डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 12 डिग्री। मतलब ये आपने ना बचपन में वो किए होंगे 4 फिगर 6 फिगर किए, टोपोग्राफी में किए होंगे, उस तरह से बता रहा है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है, तीव्रता की माप कहां पर ली जाती है, कहां पर के अंतर से की जाती है। तो ताहिती मध्य प्रशांत में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उसकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो 18 डिग्री और लॉन्गिट्यूडनल शायद ये 149 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये लैटिट्यूडनल पोजीशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। क्या है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति बता रहा है। किसी दिन मैं मैप में दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, साइड में नंबर लिखे होते हैं, लैटिट्यूड के नंबर लिखे होते हैं, उसको देखना होता है, लॉन्गिट्यूड के नंबर लिखे होते हैं ऊपर, उनको देखना होता है, फीटे से दोनों को मिलाकर एग्जैक्ट पॉइंट पर हम क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ये दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप SOI कहां पर के अंतर से चेक करेंगे हम, ताहिती मध्य प्रशांत में पड़ता है, और डार्विन जो पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है 12 डिग्री और 30 डिग्री साउथ और 131 डिग्री ईस्ट के बीच वायुदाब के अंतर से की जाती है। धनात्मक मान के अंतर्गत हिंद महासागर के क्षेत्र में जाड़ों में वायुदाब कम और प्रशांत क्षेत्र में अधिक होता है, इससे मानसून सामान्य पाया जाता है। आपने ये देखना है, अगर मान धनात्मक होगा तो मानसून सामान्य होगा, SOI अगर पॉजिटिव होगा तो मानसून क्या होगा, सामान्य होगा, और SOI अगर माइनस में ऋणात्मक होगा, आगे बढ़ो, माइनस में होगा तो हिंद महासागर क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब अधिक पाया जाता है, इससे आने वाला मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो यानी SOI माइनस नहीं होना चाहिए, SOI माइनस हो गया तो मानसून क्या होगा, कमजोर पड़ेगा, वीक हो जाएगा। इतना क्लियर है। ऋणात्मक मान का अल्नीनो के विकास का सीधा संबंध पाया जाता है, इससे ऋणात्मक दक्षिणी दोलन संकेतांक यानी SOI और अल्नीनो संयोजन का ENSO संयोग कहा जाता है। ये एक शॉर्ट नोट बन सकता है INSO, इसकी फुल फॉर्म निकालिए, ये एब्रीवेट लिखा हुआ है, इसको लिखना है आपने। क्लियर हो गया। फिर आगे 4-5 वर्ष के अंतराल में अल्नीनो 4-5 वर्ष के अंतराल पर आता है, जिसका कारण ताप और वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण है। ताप पेटियां और वायुदाब पेटियां सीधा सीधा संबंध है। जिस पेटी पर ताप ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस पेटी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अल्नीनो के परिणाम स्वरूप भारत में सामान्य रूप से सूखा पड़ता है, किंतु यदि उसी वर्ष थार के मरुस्थल में उठने वाली संवहन तरंगे बोलते हैं, कौन सी, हाँ जी, कन्वेक्शनल वेव्स तथा हिमालय के बर्फ के अल्बिडो की डेफिनेशन अभी पढ़नी है आपने आगे। अल्बिडो और तिब्बत ऊष्मा स्रोत से उठने वाली गर्म हवाओं से बनी पूर्वा जेट अधिक शक्तिशाली होकर हिंद महासागर पर उतरती है। ये ध्यान रखना आपने, अल्नीनो इफेक्ट है, लेकिन सिर्फ ये याद रखना आपने, अगर पूर्वा जेट अधिक शक्तिशाली होकर हिंद महासागर पर उतर रही है तब हिंद महासागर पर वायुदाब बढ़ जाता है और अल्नीनो का प्रभाव नगण्य हो जाता है। आपने उल्टा याद करना कि अल्नीनो का प्रभाव नगण्य कब होगा, जब पूर्वा जेट क्या होगी, उतरेगी कहां पर, इंडियन ओशियन में। कहां पर, इंडियन ओशियन में। पूर्वा जेट खास ध्यान रखना आपने, पूर्वा जेट अगर इंडियन ओशियन में उसी समय उतर रही है, क्योंकि जेट स्ट्रीम ठंडी होती हैं, अगर वो इंडियन ओशियन में उतरेंगी तो वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिससे अल्नीनो का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा एक तरह से। ठीक है। इसलिए कभी कभी अल्नीनो के आने के बावजूद भी भारतीय मानसून सामान्य रहता है। ये कल पढ़ तो लिया था हमने, हाँ? फिर दोबारा क्यों करा रहे हो भाई? जेट स्ट्रीम, भारतीय मानसून सामान्य रहता है, जेट स्ट्रीम अधिक तीव्र होने से हिंद महासागर पर वायुदाब सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिससे अल्नीनो के आने पर भी भारतीय मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है। अब ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि कभी कभी अल्नीनो
का इफेक्ट होने के बाद भी भारतीय मानसून सामान्य रहता है। आपने जो अपने आंसर निकालने हैं, अगर वो 50 शब्दों में पूछ रहा है तो इसी के बीच में से निकालना है, और 125 में पूछ रहा है तो भी इसके बीच में से निकालना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला, वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। अब मानसूनी वर्षा का वितरण पढ़ना है। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बोरिंग और क्या है, लेकिन प्री में भी यहां से क्वेश्चन देखे गए हैं और मेंस में भी क्वेश्चन देखे गए। भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होता है। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है। उष्णकटिबंधीय अवदाब, अवदाब को देखिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। उष्णकटिबंध मैंने बता रखा, ट्रॉपिकल को बोलते हैं हाँ जी, प्रेशर नहीं, हाँ जी, डिप्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलेंगे। कौन जगह से देखते हो भाई, कभी सही उत्तर भी दे दिया करो। उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी ध्यान रखना है। कहां पे ध्यान रखना है आपने, साउथ चाइना सी, बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में, पूर्व की ओर जा रहे हैं हम। साउथ चाइना सी कहां पर है, चाइना के उधर वाले पार्ट के नीचे सबसे बड़ा सी है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो साउथ चाइना सी। क्लियर हो गया? तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है। मतलब माउंटेन रेनफॉल किसे कहा जाता है, जब आपके कोई भी हवा, कहीं पर भी अगर ऐसा हो रहा है कि कोई हवा है और ह्यूमिडिटी लिए हुए है और अगर पहाड़ों से टकरा कर वर्षा हो रही है, मैंने उसके लिए पहाड़ जिम्मेदार हैं, तो उसको माउंटेन रेनफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। तो इस लाइन पे खास ध्यान दें आप। किस पर? पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा कैसी होती है? पर्वतीय होती है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर मतलब उसको रोक कर, उसके लिए क्या करती है, ऑब्स्टिकल पैदा करती है, होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। घाट के सहारे, यानी घाट कौन? पश्चिमी घाट के सहारे। और पश्चिमी घाट का भी कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट, सॉरी वेस्टर्न पार्ट। कौन सा? विंडवर्ड साइड जो है उस पर टकराई, उसके बाद ऊपर उठी, कंडेंसेशन हुआ, वर्षा हुई, इसीलिए ऊपरी भाग पर ज्यादा वर्षा होगी। इसीलिए कभी कभी मैंने बताया आपको कि वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, नीचे लोग पिकनिक मना रहे हैं, ऊपर वर्षा हो गई, अचानक से झरने का आकार बढ़ा, सबके सब क्या हो गए, बह जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी कभी ये वाला मौसम होगा, कौन सा, मानसून जब टकरा रहा होता है, तो उस समय पिकनिक वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, खासकर वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट पर। ईस्टर्न घाट पर, ईस्टर्न पार्ट पर भी नहीं जाना चाहिए कायदे से। तो थोड़ी बहुत वर्षा इस तरफ भी होगी, लेकिन मैंने कहा उस तरफ ज्यादा वर्षा होती है, अचानक से झरने का आकार इतना बढ़ जाता है कि जितने भी लोग बैठे होंगे सब क्या वीडियोस देखते होंगे आप। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। पश्चिमी घाट पर जो वर्षा है, तीव्रता इंटेंसिटी को, मतलब तीव्रता वैसे इंटेंसिटी को कहा जाता है। तो वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। नंबर 1, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, और दूसरा अफ्रीका के पूर्वी तट के सारे भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। अब ये जेट आपको बार बार परेशान करेगी। क्या करेगी? जेट स्ट्रीम जो है ना, बार बार परेशान करेगी, हर जगह पे आएगी। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। जो डिप्रेशन है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, उसकी बारंबारता हर साल क्या है, बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः
अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे मानसून द्रोणी या गर्त भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, मानसून द्रोणी या गर्त किसे कहा जाता है, मानसून गर्त किसे कहा जाता है, ITCZ को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। और ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर दोनों तरफ से आने वाली ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, आमने सामने नहीं होती, टेढ़ी होती, थोड़ा इधर से और इधर से आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, ITCZ वाला क्षेत्र। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष, अब थोड़ा कठिन भाषा का यूज कर रहा, दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभी आप वितरण जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे देख लेंगे आप, कहाँ ज्यादा हो रही, कहाँ कम हो रही, क्यों हो रही, मैप में देखते हैं उसको, हम किसमें देखते हैं। और ये जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप किसमें फंसते हो, इसमें फंसते हो, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग। ये जब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये बिना मैप के समझ में नहीं आएगा। एक बार आपने अगर मैप समझ लिया तो आप अपने आप लिख सकते हो उस चीज। क्लियर हो गया? इसी को मैप देखने के बाद फिर पढ़ना, पूरा समझ में आ जाएगा। वर्षा की मात्रा के में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, भारत का मैप को ध्यान रखिए, और उसके वेस्ट में जाइए और ईस्ट में जाइए। वेस्ट में बता रहा है ज्यादा वर्षा होती है, होएगी, वेस्टर्न घाट है, उससे टकराएगा, ज्यादा वर्षा होगी। सदाबहार वन भी पाए जाएंगे उस तरफ, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाएंगे। उसके साथ साथ ईस्ट की तरफ आते रहो, वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग, यानी पेनिनसुलर जो इंडिया है, पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है, उसके उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मैप में देख लेंगे अभी, आगे बढ़ो। ये तो बता रहा है कि 1 जून को यहां पहुंच गया केरला में मानसून। कहां पहुंच गया? 1 जून को यहां पहुंच गया, 5 जून को यहां पहुंच गया, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। 10 जून को यहां तक पहुंच गया, 10 जून, 5 जून को ये वाला, डेट भी देखनी पड़ती है। 5 जून को यहां पहुंच गया, 1 जुलाई को यहां पहुंच गया, 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में यहां पहुंच गया, 15 जून को यहां पहुंच गया। नेपाल में भी 15 जून वाली साइड दिखा रहा है। ये तो बता रहा है कब पहुंचेगा मानसून। तो सबसे पहले कहां पहुंचता है मानसून? केरला में पहुंचता है 1 जून को, है ना। आगे दिखाओ, आ जाएगा, अभी सब मिलेगा। ब्रेक इन द मानसून, अभी तो 2 दिन हुए मानसून पड़े हुए। अभी परेशान हो जाओगे तो उनका सोचो जो मौसम विज्ञानी है बेचारे, वो तो जीवन भर जब तक रिटायर नहीं होते हैं उनकी नज़र किस पर रहती है? इसी पर रहती है। और यही कारण है कि आपको पहले ही पता चल जाता है। आजकल मोबाइल पे देखते हो ना आप कि भाई मौसम कैसा रहेगा। आजकल जब आप खासकर पर्वतीय भागों की जब यात्रा करते हैं तो आजकल लोग देख के जाते हैं कि भाई क्या स्थिति है ना। हिमाचल में बड़ी तबाही हुई, लोग मेरे ख्याल से देख के नहीं गए, उनको समझ में नहीं आया कि जितनी सुंदरता होती है प्रकृति में उतनी भयावह भी होता है। मनाली की वो सड़कें जिस पर कभी सरपट गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां पे नदी बह रही है, ब्यास नदी, है ना। ये तो मानसून में विच्छेद, ब्रेक इन द मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद, ब्रेक ऑफ द मानसून कहा जाता है। 20 शब्दों में पूछेगा आपसे खाली, कितना?
इतना ही लिखना है मानसून विच्छेद किसे कहा जाता है, 20 शब्दों में इतना ही समझाया जा सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे क्या कहा जाता है, मानसून विच्छेद, ब्रेक ऑफ द मानसून कहा जाता है। यह विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति में बदलाव आने से होता है। अब यहां से अगर एक छोटा क्वेश्चन बना दिया, तो नीचे करो, अगर उसने क्वेश्चन बना दिया कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में ब्रेक ऑफ द मानसून का कारण क्या है, आपने इतना याद रखना है। नंबर 1 पॉइंट बना के याद किया करें। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से, ट्रॉपिकल साइक्लोन की संख्या कम हो जाने से। अब फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां से आ गया, ये अलग चैप्टर है। क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब साइक्लोन का एक अलग चैप्टर है, उसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन कौन से हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन कौन से हैं, टेम्परेट साइक्लोन कौन से हैं। ठीक है, आपने सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद क्यों होता है। 2 कारण बताने आपने। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से, और दूसरा ITCZ की स्थिति में बदलाव आने से। ITCZ की स्थिति में बदलाव आने से उनको भी पता है, जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका पेपर सेट कर रहे हैं, उनको भी पता है आप कहां पे जंप करते हो आगे, है ना। जहां पे आप सोचना बंद करते हो वहीं पर क्या करते हो, प्रश्न बनाते हैं। या जहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, वहां से प्रश्न बनाया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रीलिम जो होता है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, छानने के लिए होता है। किसके लिए, रिजेक्ट करने के लिए होता है। और तीनों ही प्रक्रियाओं में पास होना पड़ता है। और सबसे जो टफ प्रक्रिया है वो प्रारंभिक परीक्षा है। अगर आप मेरे से पूछें सबसे टफ क्या है, प्री है। प्री की कोई लिमिट ही नहीं है, सिलेबस है लेकिन लिमिट नहीं है। समझ में आ रहा है। मेंस है, मेंस का आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कितना पढ़ना है। प्री में आइडिया नहीं आएगा। प्री में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं, क्या बताएं। आगे बढ़ो भाई। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के सारे समानांतर बहने लगती हैं। दूसरा क्वेश्चन बना यहां से अगर कि वेस्टर्न कोस्ट पर मानसून विच्छेद, ब्रेक ऑफ द मानसून क्यों हो रहा है, मानसून विच्छेद क्यों हो रहा है। आपने बोलना है जब ह्यूमिड जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, ऐसी विंड्स जो ह्यूमिडिटी लिए हुए हैं, अगर वो तट के समानांतर पैरेलल बहने लग जाए। एक तो होता है टकराना, एक होता है यूं मुड़ के ऐसे पैरेलल बहना। अब जब पैरेलल बहेंगी तो क्या होगा, वर्षा होगी नहीं। वर्षा तो तब होती है ना जब वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठता है। वो ऊपर उठेगा तो हाइट मिलेगी, हाइट मिलेगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। संघनन मतलब ठंडा होगा बादल, और बादल क्या होगा, तब वर्षा करेगा। समझ में आया। तीसरा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये भी फिर आपने डेफिनेशन पढ़नी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अब आया भाई मानसून का निवर्तन, द रिट्रीट ऑफ द मानसून। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर डेट जा चुकी है ये वाली, 1 सितंबर, इसको हाईलाइट करना है आपने, से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक, आज तारीख कितनी है, 17, यानी परसों, और फिर कल बारिश क्यों हुई, फिर ये मानसूनी बारिश नहीं थी। ठीक है, इसका कारण कुछ और था। और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़कर से समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। 2 डेट याद रखनी है आपने, 1 सितंबर से उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया भी मत बोलो भाई, अब भारत ही बोलो। क्या बोलो, भारत, दैट इज इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में पहली जो आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत मत बोलो, भारत दैट इज इंडिया। भारत जो कि क्या है, इंडिया है, ऐसे करो।
तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून पीछे हटने लगता है। 15 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर की डेट को हाईलाइट करना आपने, तक दक्षिणी भारत को छोड़कर से समस्त भारत से क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। आगे, लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ये कई बार बता चुका हूं। विंटर रेनफॉल किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। कौन सी नदी सदावाहिनी है दक्षिण भारत की? आंसर कावेरी, क्योंकि वो साउथ वेस्ट मानसून से भी जल प्राप्त कर रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी क्या कर रही है, जल प्राप्त कर रही है। आगे, चित्रों के अब चित्र देखने पड़ेंगे कि मानसून पवनों का आगमन तथा उनकी वापसी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ो। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है। नॉर्थ वेस्ट भाग में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है। जब हम लाइनें देख रहे थे तो हम देख रहे थे उसमें कि सबसे बाद में कहा, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में दिख रहा था। एक बार फिर दिखाएंगे। पंद्रह जुलाई, क्या देख रहे हैं हम? 15 जुलाई, 5 जुलाई से 15 जुलाई। और यहां क्या देख रहे हैं हम? जून। जून पूरा बीत गया, 15 जुलाई मतलब 5 जुलाई से 15 जुलाई वाला पार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये भी, इसको भी आपने समझना है, इन डेट्स को भी समझना है। जो लाइन दिख रहा है ना, कवर कर रहा है पूरा। 1 जून, 1 जून, 5 जून, 5 जून, 10 जून, 10 जून, 10 जून, फिर ये 5 जून, 5 क्या है ये, 1 जून, फिर 25 मई। ये म्यांमार वाला जो पार्ट है वहां पर 25 मई। इनको ध्यान में देना, ध्यान रखना। क्या करेगा यूपीएससी? इसी में से एक प्रश्न बना सकता है। लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, लोक सेवा आयोग तो खैर अभी शिशु अवस्था में है, अभी वो वहां तक नहीं सोचता है, लेकिन यूपीएससी सोचता है। ऑथेंटिक बुक उठाएगा, ऑथेंटिक बुक से ही है ये जो डायग्राम है, भले ही कोई भी किताब होगा उसमें क्या करता है, ऑथेंटिक बुक से ही उठाए जाते हैं हमेशा। 25 मई पे ध्यान देना है। जो भी आपको अलग सा दिखता है ना, उसको क्या कर दिया करे, हाईलाइट कर दिया करे। ये 25 मई दिख रहा मुझे, इधर 1 जून दिख रहा है मुझे, इधर 5 जून दिख रहा है, ये 5 जून और 5 जून, ये मुझे 10 जून दिखाई दे रहा है, इधर 15 जून दिखाई दे रहा है, इधर 1 जुलाई, 1 जुलाई दिखाई दे रहा है, 5 जुलाई, 15 जुलाई दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? वापस आ जाओ। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है तथा सबसे पहले वहां से वापस लौट जाता है। पंजाब में मानसून 1 जुलाई को पहुंचता है तथा मध्य सितंबर में वहां से लौट जाता है। इस प्रकार वहां पर वर्ष में केवल 2.5 महीने मानसून सक्रिय रहता है। इसके विपरीत कोरोमंडल तट पर मानसून जून से शुरू में पहुंच जाता है और मध्य दिसंबर में लौटता है, मध्य दिसंबर में लौटता है। अतः यहां पर मानसून वर्ष में लगभग 6.5 महीने सक्रिय रहता है। कहां पर? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल बोलते हैं तमिलनाडु से लगा हुआ जो तट है उसको कोरोमंडल बोलते हैं। कोरोमंडल से ऊपर वाला तट, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। जो आपका केरला से लगा हुआ तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं। गोवा और उसके आसपास जो लगा हुआ तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं, है ना। ऐसे गुजरात से लगे हुए तट को भी कहा जाता है कुछ, है ना। मानसून का निवर्तन बता रहा है 1 दिसंबर। क्या दिखा रहा है? एक, यही वो पार्ट है जहां पर क्या होती है, विंटर रेनफॉल। क्योंकि बोलता है ना तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। ये 1 दिसंबर है, ये तो 15 दिसंबर है। कौन सा कौन सा? ये जो पंबन वाला पार्ट है या एडम ब्रिज वाला पार्ट है। और यहाँ पर 15 नवंबर, यहाँ पे 1 नवंबर, यहाँ पे 15 अक्टूबर, और ये क्या हो गया 1 अक्टूबर, और ये क्या हो गया 15 सितंबर और 1 सितंबर। पंजाब में इसीलिए तो इरिगेशन का वो है। अब हमारा वाला पंजाब जो मेन पंजाब था वो तो पाकिस्तान में चला गया, वेस्टर्न पंजाब। हमारे पास तो ईस्टर्न पंजाब है। नहरों का जो जाल है पाकिस्तान में भी कम नहीं है, नहरों का जाल। भाई इरिगेशन की जरूरत कहां पड़ती है? इरिगेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर क्या होता है, वर्षा की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, है ना। एक बार क्वेश्चन आया
कि ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती हो। क्या कुछ ऐसा करके आया, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ जी, अदेव मात्रक भूमि, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती हो, अदेव मात्रक, इतिहास का प्रश्न है। अब बिना वर्षा के अच्छी खेती क्या संभव है? इसका मतलब फिर दूसरी बार पूछा उसने कि अदेव मात्रक भूमि में मतलब बिना वर्षा के अच्छी खेती कैसे भाई? तो इसका मतलब सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता था, इरिगेशन के क्या थे, साधनों का उपयोग किया जाता था उसमें। अदेव मात्रक ही है। चलो जी आगे। भाई हेडिंग दिखा दो पहले। भारत ऊपर वाला हो गया पार्ट, भारत की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ इंडिया। कितनी ऋतुएं होती हैं भाई? अब पढ़ लिया 6 ऋतुएं होती हैं। अब देखो हमें अलग तरह से पढ़ना है और महाकवि कालिदास ने अलग तरह से पढ़ा, ऋतुओं का वर्णन किया उन्होंने ऋतु संहार में। किसमें? ऋतु संहार किसका है लिखा हुआ? महाकवि कालिदास का। कालिदास कौन थे? हाँ जी, नवरत्नों में से एक थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। जन्म स्थान कहाँ है कालिदास का? उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन आ गया, कविल्ठा। हाँ जी यही है, उत्तराखंड में माना जाता है उनका जन्म। अब ये अलग बात है कि नेशनल लेवल पे क्या बोलते हैं, पर उत्तराखंड लेवल पर बोला जाता है कि कालिदास की जन्मस्थली कहाँ है? कविल्ठा। कहाँ पड़ती है? रुद्रप्रयाग जिले में पड़ती है। और उस क्षेत्र में है भी, अभी भी कवि सम्मेलन होते हैं उस क्षेत्र के। बड़ी बात यह है कि बड़े प्रबुद्ध कवि होते हैं वहां पर, जो कि लोक भाषा में क्या करते हैं, कविताएं किया करते हैं, है ना। चमोला जी की कविताएं सुन लीजिए आप। क्या नाम है चमोला जी का? जगदम्बा चमोला। बड़ा अच्छा लिखते हैं। किस पर? पलायन पर लिखते हैं। आप लोग नहीं सुनते होंगे मेरे ख्याल से, सुनना उसको। पलायन पर निबंध लिखने में हेल्प करेगा। जगदम्बा चमोला जी की अगर आपकी स्थानीय भाषा समझ में आती है, लोकल भाषा, है ना। क्या वो प्रश्न पूछा ना एक बार कि आप कहाँ से हैं, कि मैं गढ़वाल क्षेत्र से हूँ, कि आपको गढ़वाली बोलनी आती है कि नहीं जी मैं बींग लेता हूँ। फिर बींगो, फिर तो बाहर हो आप। समझ लेता हूँ कि बोल नहीं पाता हूँ, तो ये मत सोचना कि बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, बाहर हो जाओगे तुरंत। क्या हो जाओगे? हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड में आप ही के क्षेत्र का कोई व्यक्ति बैठा हो। वैसे तो पार्शलिटी नहीं की जाती, डिवाइन इंस्टीट्यूशन माना जाता है किसको? यूपीएससी को। क्या माना जाता है? कि भाई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, पर मानव प्रवृत्ति है। अगर मैं माना इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूं और आपसे मैंने अगर पूछा कि आपको क्या आप अपने क्षेत्र की भाषा आती है, आपने कहा नहीं आती है, तो जब आपको अपने क्षेत्र की भाषा नहीं आती है, आपको डीएम बना के फायदा क्या है? आप तो किसी की सुनोगे ही नहीं कल को। जब अपने मातृभाषा या अपनी लोक भाषा को नहीं आप कैप्चर कर पाए इतने सालों में, तो फिर आपको तमिलनाडु का डीएम बना के क्या फायदा? आप तो किसी की सुन ही नहीं पाओगे, ना समझ पाओगे, ना ही जानने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो वहीं पर आप बाहर हैं। चाहे आप एसएसबी दे रहे हो सीडीएस का, चाहे आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये ध्यान रखना, जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या आप बात कर सकते हैं, तुरंत बात करना शुरू कर दीजिए। अगर गढ़वाल क्षेत्र के तो गढ़वाली में, और कुमाऊं क्षेत्र के हैं तो कुमाऊनी में। और कई बार इंटरव्यू बोर्ड में बोर हो जाते हैं लोग, कहते हैं गाना सुना दो। अगर आपने अपनी हॉबी लिखी है, माई हॉबीज listening to music, singing, social work at my own level and newspaper reading, अगर इस तरह की हॉबी लिखी है तो न्यूज़पेपर में आपसे पूछेंगे आज की ताज़ा खबरें क्या थी। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आज की हेडलाइंस क्या हैं बताइए। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी हॉबी है, अगर आपकी सिंगिंग हॉबी है, गा के दिखाइए। और कृपया ये नए गाने, द्व्यर्थी गाने ना गाएं वहाँ पर, आप वहीं पर बाहर हैं। समझ में आया? द्व्यर्थी गाने समझते हो ना, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, या दो अर्थ हैं जिनके। हाँ जी बोलो बोलो। आर्टिकल 19(1)(a) है आपके पास, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है क्लास में। बोलिए। इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे होंगे उनकी उम्र ऐसी होगी 55, 60, 50। क्या सुनते होंगे वो
वो रफ़ी सुनते होंगे, लता सुनते होंगे, किशोर सुनते होंगे, मुकेश सुनते होंगे, और वो भी ऐसे नहीं सुनते होंगे कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, ऐसे नहीं। आपके अंदर आग होनी चाहिए, आप युवा हो। एक बार मैं टूर पे ले गया, बॉनफायर हुआ, हिमालय पर बैठे हुए थे हम लोग, सब लोग गाने लगे, बच्चे गाने लगे, सबने 1 बाय 1 गाया, और सब दर्द भरे नगमे गा रहे थे। क्या गा रहे थे? दर्द भरे नगमे गा रहे थे, और कुछ तो रो भी रहे थे गाते हुए, क्योंकि हिमालय पे 2 चीजें होती है ना, एक तो घर से इतनी दूर, ऊपर से एल्टीट्यूड सिकनेस, और ऊपर से दर्द भरा नगमा। पता नहीं क्या याद आया ऐसा कि कुछ के आंसू भी आ रहे थे। उसके बाद मैंने उनको डांट लगाई, मैंने कहा युवा हो यार, आग होनी चाहिए हृदय में, मस्तिष्क में आपके क्या होना चाहिए, अच्छी चीजें रखो। दर्द लेके क्यों घूम रहे हो? हार्ट अटैक पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? अरे भाई क्या पड़ेगा? दिल कमजोर हो जाएगा आपका। मन को मजबूत करो। क्या करो? मन को मजबूत करो। हाजी, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ और रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास से मरी दुनिया भाई, आप कहाँ लगे हुए दर्द भरे नग में, है ना? आप लोगों के लिए नहीं है। अरे मैंने नहीं सुनाया, पर सुनाने पे आया तो मैं फिर मीर और गालिब पे आऊंगा तो नहीं समझ पाओगे आप, है ना? नोट कर लिया करो, काम आएगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ वीडियो में सुन लेना। चलिए, भारत की ऋतुएं। सीजन्स ऑफ इंडिया। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। बड़े ज्ञानी लोग थे हमारे, ठीक। लेकिन ऋतुओं की यह अवस्था दक्षिणी भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, क्योंकि दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ऋतु परिवर्तन अधिक प्रभावशाली है। उत्तर भारत में ऋतु परिवर्तन अधिक प्रभावशाली है। आगे दिखाइए भाई। भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भारतीय कैलेंडर, अच्छा फिर बताता हूं, पहले हमने प्रियम्बल पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी पढ़ा। डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यही पढ़ा। मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना है, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, संवत 2006 विक्रमी। समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि उसने पूछा कि भारतीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ किस कैलेंडर, मतलब कौन सा कैलेंडर, कौन सा संवत यूज करता है? आंसर शक संवत। कुछ बच्चों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा प्रियम्बल में विक्रमी संवत लिखा हुआ, संवत 2006 विक्रमी। उन्हें लगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो विक्रमी संवत पर है, ठीक है। अब दूरदर्शन तो कोई देखता नहीं, ना रेडियो सुनता है, तो रेडियो दूरदर्शन में सबसे पहले डेट बताई जाती थी, आज शक संवत ये चल रहा है, आज ये महीना चल रहा है। तो उस समय के बच्चों को तो याद होता था। अब तो नए पैटर्न चल गए, एफएम, है ना, गुड मॉर्निंग इंडिया वगैरह, तो उसमें नहीं बताते हैं डेट। हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन के साथ साथ शक संवत पर आधारित है। और शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 एडी में किया गया था। किसके द्वारा? जबकि विक्रमी संवत जो है वो पहले का है, 57 बीसी में मालवा के एक विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। 14 विक्रमादित्य हुए, उसमें से मालवा के राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया, इसलिए उसको मालवा संवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अगली बार कि पहला महीना कौन सा होता है? आंसर चैत्र, ठीक है। और फिर अगली बार पूछा कि अंतिम महीना कौन सा होता है? उसने ठीक है यार, 12 महीने नहीं याद कर रहे, पहला और आखिरी तो याद कर लो, तो अंतिम महीना कौन सा होता है? पक्का? पहले ऐसे ही नाम रखते थे भाई। ये बर्थडे तो अब कर रहे हैं आप, सेलिब्रेट, केक वेक, ये जो दीपक बुझा रहे हैं आप लोग, है ना, पहले तो जलाते थे दीपक। आज जन्मदिन है, आज दीप प्रज्वलित करना है, अब आप फूंक मार के उसको बुझा रहे हो। चलो, तो पहले ऐसे नाम रखते थे, क्योंकि पुराने लोग ज्यादा शिक्षित तो थे नहीं, लेकिन चैत्र में पैदा हुआ तो इसका नाम चैतु। बैसाख में कोई बालिका पैदा हो गई तो बैसाखी, है ना।
कोई क्या बोलते हैं, कार्तिक में पैदा हो गया तो वैसे ही नाम है ना। भाद्र में, भाद्रपद में पैदा हो गया तो भादों, उसका नाम क्या, भादों। और आषाढ़ में पैदा हो गई कोई बालिका तो आषाढ़ी। और क्या क्या है, फागुन में पैदा हो गई तो फागुनी, फागुनी पाठक। इससे क्या होता था, याद रहता था किस महीने में पैदा, टाइम वाइम डेट वेट ज्यादा नहीं याद रहता था, ठीक है। तो बसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, शरद हो गया, हेमंत हो गया, शिशिर हो गया। ये 6 ऋतुएं बताई गई हैं। बसंत ऋतु, नेगी जी ने कहा कि उत्तराखंड में अगर आना तो बसंत ऋतु में आना हमारे। किसको इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, बाहरी लोगों को, बाहरी प्रदेश के लोगों को कहा कि अगर उत्तराखंड में कभी आओगे तो बसंत ऋतु में आना। क्यों आना, हाँ जी। और मौसमों का राजा कौन है, बसंत है। और कवियों की आप कविताएं पढ़ेंगे तो बसंत पर बहुत कुछ उन्होंने क्या लिखा है ना। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर। अब कब से कब तक चलती है, चैत्र बैसाख में बसंत चलता है, इंग्लिश में ग्रेगोरियन में बोलेंगे तो मार्च अप्रैल में चलता है बसंत। कब चलता है, मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म कहाँ चलता है, ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून। वर्षा कब चलता है, श्रावण भादों जुलाई अगस्त। शरद कब चलता है, अश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत कब चलता है, मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर, नवंबर। और शिशिर कब चलता है, माघ फागुन और जनवरी फरवरी, है ना। चलो जी आगे। जलवायु अवस्था आधारित ऋतुएं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान ने भारत को वार्षिक जलवायु अवस्थाओं के आधार पर 4 ऋतुओं में विभक्त किया है, यथा उत्तर पूर्वी मानसून का समय, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीजन, समर सीजन। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, रेनी सीजन और कूल सीजन। अब जो ये वाला पैटर्न है वो हमारा भारतीय परंपरा थी, और ये हमारा कौन सा वाला है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है कि 4 मौसम होते हैं, शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म होती है, वर्षा होती है और शरद होती है, ठीक है। आगे शीत ऋतु, विंटर सीजन्स। सामान्यतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने, ठीक है। आगे तापमान, इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक है ना 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कहाँ पर, राजस्थान और पंजाब 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, ठंड से मरते हैं लोग। इसीलिए आपने देखा होगा, फिर उसी तरह की परंपराएं, लोई पहन के, लोई लगा के ही चलना पड़ता है रात को। लोई समझते हैं, लोई क्या होती है, यहाँ पे पंखी बोलते हैं उसको, वहां पर लोई बोलते हैं। पूरा ढक के चलना पड़ता है, कान बचा के चलते हैं। एक बार आपने कान खोले तो समझ लीजिए कि आप सीधे कहाँ जाएंगे, अगले दिन ईएनटी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा ठंड से। तब तक चीन ने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, कान ढक रहे हैं, उसने बना दिए, वो क्या बनाए और बिके वो बहुत भारत में। चीन तो मार्केट की स्टडी करता है ना। आगे बढ़ो भाई। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से, आगे नॉर्मल सी बातें हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। 3 कारण है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु को अनुभव करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है वो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इतनी ठंड क्यों पड़ती है जाड़ों के मौसम में। आंसर, समकारी प्रभाव से मुक्त है। वहां पर जो वर्ड यूज करना आपने, क्या, जो समुद्र तट पर जो प्रभाव दिखता है वो समकारी प्रभाव बोलते हैं उसको। समुद्र तट पर जो जगह होंगी, राज्य होंगे, वो ना तो बहुत गर्म होंगे ना बहुत ठंडे होंगे। बीच के जो राज्य होंगे वो बहुत गर्म हो। छत्तीसगढ़ होगा, जब गर्मी पड़ेगी तो भयानक गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भयानक गर्मी पड़ेगी। लेकिन सागर तट के बगल में जो राज्य होंगे वहां पर समकारी प्रभाव से उतना नहीं होता है, ठीक है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हिमाचल में बर्फ पड़ती है और उसका प्रभाव सीधे सीधे कहां दिखता है, चंडीगढ़, दिल्ली। हिमालय पर बर्फ पड़ी, उसका प्रभाव कहां दिखेगा,
अगर बर्फ पड़ी तो यहाँ पर भी दिखेगा। एकदम से क्या होगा, यहाँ उतनी शीतलहर नहीं चलती है क्योंकि हम बिल्कुल शिवालिक के फीट पे हैं, लेकिन दिल्ली वाला पार्ट या जो जितने भी ऊपर वाले पार्ट बताए आपने, उत्तर प्रदेश, पंजाब, शीतलहर चलेगी। और शीतलहर बड़ी क्या होती है आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी ज्यादा दुनिया देखी नहीं। कभी रात की बस में सफर करना, अगर इतना सा भी खुला होगा, अगर जब शीतलहर चल रही होती है और पाँव पे पड़ रही होगी अगर वो ठंड ठंड, तो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि मेरे हड्डियों के अंदर तक क्या हो गई है, ठंड पहुंच गई है, और ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कई लोग मर जाते हैं, अगर कोई बाहर है, कोई अगर ड्रिंक किए हुए है, कहीं पर गिर गया तो समझ लो वो मर गया। क्या हो गया, सुबह तक मुझे नहीं लगता कि वो जीवित रहेगा, ऐसी शीतलहर। समझ में आया? इसीलिए सरकार, फिर आपने करने हैं सारे काम, जब डीएम बनेंगे अलाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। रिक्शा वाला जो रात भर क्या कर रहे होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं, अलाव समझते हो, साथ में उनके रहने की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जितने भी आपके सरकार के वो होते हैं ना, क्या गेस्ट हाउस टाइप, या जो क्या बोलते हैं इनको, सरकार के जो चलते हैं, अरे सराय टाइप की जो चलती हैं, अरे डोरमेट्री नहीं भाई, जैसे पर्यटन वालों को दिए जाते हैं, वो खोल दिए जाते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति ठंड से ना मरे, इसलिए सरकार का आदेश है कि इन लोगों को क्या किया जाए, बिस्तर दिए जाएं, कंबल दिए जाएं, और अंदर रहने की, मतलब सर छुपाने की क्या दी जाए, जगह दी जाए, है ना। आप लोग शायद इस चीज से परिचित नहीं होंगे कि जब जनगणना भी होती है, एक जनगणना रात को 12 बजे के बाद होती है, क्योंकि कुछ लोग क्या हैं, बेघर हैं। क्या है, बेघर लोगों की जनगणना कब होगी, फुटपाथ पे जो सोने वाले लोग हैं उनकी गणना कब होगी, उनकी भी तो गिनती होनी चाहिए। घर घर जाकर आगे शिक्षक लोग आपके, उन्होंने गिनती कर ली, लेकिन जो बेघर हैं उनकी गिनती कब होगी, तो रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है उनकी गिनती। समझ में आया? ठीक। शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी हवाएं उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा पड़ता है। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से चलने वाली ठंडी हवाएं भारत में शीतलहर पैदा करती हैं। ऐसे अवसरों पर पाला पड़ता है, ऐसे अवसरों पर कोहरा पड़ता है, फॉग, विजिबिलिटी। इनकी डेफिनेशन पढ़नी है आपने अभी, मिस्ट क्या होता है ना, पाला क्या होता है, और ये मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, यही परेशान करते हैं। उत्तराखंड पीसीएस का जब पहला पेपर हुआ, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए यहाँ के बच्चों से। अब सुना तो कई बार था, लेकिन क्या हुआ कि लिख नहीं पाए। लिख इसलिए नहीं पाए क्योंकि अभ्यस्त नहीं थे। बाद में समझ में आया तो धीरे धीरे पढ़ने लगे। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान में वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरण, तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। तिरुवनंतपुरम जनवरी में 31 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दिख रहा है, और जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस। जब जाड़े पड़ रहे हैं तो नीचे क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस तिरुवनंतपुरम में। आगे बढ़िए। पश्चिमी घाटियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। दक्षिण भारत के उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि उत्तर भारत के मैदानों में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य होता है। सामान्यतः इस मौसम में तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और आसमान साफ होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। वायुदाब तथा पवने, यही है। दिसंबर के अंत तक, यानी 22 दिसंबर, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी भारत में उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं क्रमशः उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा उसने कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर होता है? कहां पर होता है? अगर अर्थ पर हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर होता है?
और वो लगभग लगभग इसके आसपास आता है आंसर, 0.25 भी होता है शायद, सागर तल पर बोला जाता है। ढूंढिए 1013.25। हाँ जी, पेपर प्रैक्टिस करने वाले बच्चों, देखिए जल्दी, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर होता है और कितना होता है? मिली बार में बताना मेरे को। नहीं, मैच नहीं कर रहा सब। ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, सागर तल पर होता है और कितना होता है? नहीं, अगर इसके आसपास दिख रहा है तो पेपर में देखिए, पेपर प्रैक्टिस वाले बुकलेट में देखिए, वायुदाब वाले पेपर में जाइए, वायुदाब वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो है 1013.25, ये आंसर है। 1013.25 मिलीबार होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं क्रमशः उत्तर पश्चिमी भारत और सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती। पूरा खेल ही वही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं। कम वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भूआकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तर हो जाती है। भू आकृति की प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तरी पूर्वी होती है। आगे दिखाइए। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवातीय अवदाब डिप्रेशन से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। कहां पर उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहां पर उत्पन्न होता है? आपने बोलना है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी पर उत्पन्न होता है और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचता है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहां पहुंचता है? उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग के उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3-4 पॉइंट याद रखने आपने, इतना सारा पढ़ा हमने, क्या याद रखा? नंबर 1, पश्चिमी विक्षोभ कहां पर पैदा होता है? भूमध्य सागर में पैदा होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना आपने, ये आर्द्रता कहां से ग्रहण करता है? तो कैस्पियन सागर से ग्रहण करता है और पर्शियन गल्फ बोल सकते हैं आप कि ईरान की खाड़ी या पर्शियन गल्फ से क्या करता है? आर्द्रता ग्रहण करता है। तीसरा याद रखना आपने, ऊपर करो जरा, ऊपर, इनकी डायरेक्शन याद रखनी है। भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हैं ना, भारत की तरफ चल रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच रहे हैं। फिर एक चीज और याद रखनी है कि इनको भारत की ओर लाने के लिए कौन उकसा रहा है, मतलब कौन वो कर रहा है? आंसर पश्चिमी जेट प्रवाह। ये आंसर होगा, क्या होगा आपका? कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचाने का कार्य जो कर रहा है या जो उन्मुख कर रहा है वो कौन कर रहा है? आंसर पश्चिमी जेट प्रवाह। ये याद रखना। फ्री के हिसाब से 4 पॉइंट याद कर लो, इतने में से वहां से क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया? ठीक, आगे। वर्षा, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र
की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के है जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये अपवाद जो है ये तमिलनाडु है, और भी हल्का फुल्का कहीं पर और होती होगी। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कहां से? भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण मतलब कमजोर, क्षीण मतलब कमजोर, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मतलब टेम्परेट साइक्लोन, ब्रैकेट में लिख रहा है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस 93 में पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका? कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें पढ़नी है आपने। धान क्या होता है, रबी की खरीफ? हाँ जी, खरीफ होता है। गेहूं क्या होता है? और जायद क्या होता है? देख लो भाई। हाँ जी, लौकी, तोरी। तो ये शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। गेहूं के लिए अच्छी होती है ये, क्या? गेहूं के लिए अच्छी होती है, पर जब गेहूं पक रहा होता है उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय बारिश होगी तो गेहूं बर्बाद हो जाता है। समझ में आया? पहले जब वो उठ रहा है, उग रहा है, उस समय अगर बारिश हो जाए तो रबी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। ये ध्यान रखना, गेहूं का दाना जो है ना, उसे पकने के लिए सूरज की आवश्यकता पड़ती है। हम ऐसे ही थोड़े सूर्य देव को प्रणाम कर रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़े उत्तरायण होने पर खुश हो रहे हैं। हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब हमारी गेहूं की फसल क्या होगी, हमने जो गेहूं लगाया है अब उसको सूर्य देव क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको पकाएंगे। वरना अगर गेहूं को पिचकाओगे आप तो मिल्की टाइप का होता है वो, लेकिन जब सूरज आएगा तो सख्त होगा, तब उससे आप आटा खा पाते हो। उसी से बनता है आटा, उसी से बनता है दलिया, उसी से बनती है सूजी, है ना? तो ये हलवा, ये रोटी, ये ब्रेड, ये दलिया, ये सब किसकी देन है? गेहूं की ही देन है। चलो, लघु हिमालय में, लघु हिमालय किसे बोलते हैं? लघु हिमालय, हाँ जी, मध्य हिमालय को बोलते हैं। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों के में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों में, दक्षिण के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, पवने अक्टूबर से नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्व केरल में झंझावत वर्षा करती हैं। अब इसको हाईलाइट करना आपने। हम बार बार तमिलनाडु पढ़ रहे हैं। हल्का फुल्का वर्षा दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी होती है। हल्की फुल्की वर्षा, हल्की फुल्की के मतलब तमिलनाडु में ज्यादा होती है, बाकी जगह पे कम होगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरल, साउथ ईस्ट केरला, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वैसे भी लगे हुए हैं। तमिलनाडु के तटीय भागों में होगी तो आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में क्या होगी? वर्षा होगी। आगे, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, तापमान। यह ऋतु उत्तर भारत में मार्च से मध्य जून तक होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है
भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में तापमान की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना सामान्य बात नहीं है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर अन्य जगहों पे मैं जाऊं तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, कौन सी, एक लीबिया में पड़ता है अल अजीजिया, और एक पाकिस्तान में पड़ता है जैकोबाबाद। वहां पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर गया टेम्परेचर एक समय में। कितना? 58 59 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर गया क्या टेम्परेचर। अब सोचो आप 58 डिग्री 59 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता होगा। 100 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पानी बॉयल होता है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रक्रिया शुरू हो जाती होगी, छाले पड़ जाते हैं पीठ पर। समझ में आया? कुछ लोग बोलते हैं मुझे 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार था। कृपया सेंटीग्रेड यूज ना करें, फ़ारेनहाइट यूज करें। और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है। नेट पे जाइए, सर्च कीजिए। अगर फ़ारेनहाइट में आपको बुखार 102 है तो सेंटीग्रेड में बुखार कितना होगा, उस फॉर्मूले पे लगाइए, सेंटीग्रेड में निकल जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अरे भाई उबल जाएगा आदमी। अच्छा फ़ारेनहाइट, हाँ, सेल्सियस में पूछ रहा हूँ। 33 में तो ठंडा पड़ जाएगा आदमी। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान सेंटीग्रेड में बताइए। हाँ जी, 37 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री में ठंडा पड़ जाएगा आदमी। 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बताइए। हाँ जी, 90, नहीं साउंड मैच नहीं कर रहा ना आपका आंसर का, मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है कोई मैं देवदूत थोड़े हूं जो हर समय सारी चीजें याद होंगी? आप मुझे आंसर दोगे, अगर मैच किया तो मैं ओके बोलूंगा। हाँ जी, पता नहीं क्यों मैच नहीं कर रहा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉर्मूले में डाल के बदलिए। लगाइए अपनी फिजिक्स, उतना ही आ रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब अगर गलत हुआ क्लास के बाद समझ लेना। फिर मैंने बताया आपको कि कोई भी आंसर गलत नहीं देना है। आपका एक गलत आंसर क्या कर सकता है? जब जहां पर मैं कंफर्म नहीं होता हूं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करें और आप बताएं। और आप क्या करते हो, कई बार किताब में भी देख लिया, बुक में देख लिया। हाँ जी, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान तो समझ लीजिए। फिर 20 चिनअप्स करने पड़ेंगे अगर गलत आंसर दिया तो। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत में जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। तो दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। किसके बीच रहता है? 26 से 32 सामान्य है हम लोगों के लिए, 26-32 है ना। भाग्यशाली हो आप कि आप ठंड भी देखते हो, आप गर्मी भी देखते हो। जब गर्मी देखते हो तो बहुत गर्म होता है, जब ठंड देखते हो तो बहुत ठंड भी होती है, पर उतनी नहीं होती जितनी कहाँ सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन में होती, उतनी ठंड नहीं होती यहाँ। तब भी बच्चे बोलते हैं ठंड लग रही है। थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाओ, मिट्टी का पुतला है ये, जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, है ना।
पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। आगे वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई के अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री, कहां तक 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल के पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः ITCZ की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिम तट, पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं। भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं, भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं को हाईलाइट करना आपने। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। आगे उसी पेज पर है ना, आगे खत्म हो गया, ये नया है। भाई PDF बोला था कल बना देना। चलो रोक दो इसको।